नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं जिसका सफर सच कहूं तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। सोचिए, एक गुलाम से सुल्तान तक का सफर। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये सवाल दिमाग में आता है ना कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, एक इंसान जिसकी जिंदगी गुलामी से शुरू हुई हो, वो उठकर एक पूरे साम्राज्य की बुनियाद कैसे रख सकता है। चलिए इस कमाल की कहानी को थोड़ा खोलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि ये सफर शुरू कहां से हुआ। गुलामी के अंधेरे से निकलकर सत्ता की बुलंदी तक ऐबक पहुंचा कैसे? आइए उसके सफर के इस पहले पड़ाव को जरा गौर से देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी शुरू होती है मोहम्मद गोरी के एक वफादार गुलाम के तौर पर देखिए, वो कोई आम गुलाम नहीं था। उसकी जो मिलिट्री स्किल्स थीं और जिस तरह से वो चीजों को मैनेज करता था, उसने गोरी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। नतीजा, गोरी ने उससे दिल्ली जैसे अहम इलाके का गवर्नर बना दिया। फिर आया साल 1206। गोरी की अचानक मौत हो गई और सत्ता में एक खालीपन सा आ गया। बस ऐबक ने इसी मौके का फायदा उठाया और भारत में एक नए राज की नींव रख दी, गुलाम वंश। और एक मजेदार बात यह है कि उसने अपनी शुरुआती राजधानी दिल्ली को नहीं बल्कि लाहौर को बनाया, जो उस जमाने का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेंटर हुआ करता था। साल 1206, ये तारीख भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। सच में यही वो साल था जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऑफिशियली दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना की। सोचिए, एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत हुई जिसने आने वाली कई सदियों तक भारत की तकदीर को एक नया आकार दिया। ठीक है, तो वो एक विजेता था, फिर सुल्तान बना, लेकिन एक राजा के तौर पर ऐबक था कैसा? उसे सिर्फ उसकी जीतों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि उसे कुछ खास टाइटल भी मिले थे। और ये टाइटल्स, ये उपाधियां उसकी पर्सनालिटी और उसके राज करने के तरीके की एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। उसका सबसे मशहूर टाइटल था लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये असल में उसकी पॉलिसी का एक हिस्सा था। जाहिर है, एक नए साम्राज्य का सुल्तान है, तो उसे अपनी जनता और अपने दरबारियों का भरोसा जीतना था। और उसकी ये दरियादिली इसमें बहुत काम आई। इसी वजह से उसकी इमेज एक बेरहम विजेता वाली नहीं, बल्कि एक नरम दिल, एक दरियादिल सुल्तान की बनी। एक और टाइटल था उसका, कुरान खां। ऐसा कहते हैं कि वो कुरान को बहुत ही सुरीली आवाज में पढ़ता था। अब देखिए, ये दोनों टाइटल मिलकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर बनाते हैं ना। एक तरफ तो वो लाख बख्श है, इतना उदार, और दूसरी तरफ वो एक पक्का कुरान खां भी है। इससे पता चलता है कि ऐबक सिर्फ एक लड़ाका नहीं था, उसकी पर्सनालिटी के कई पहलू थे। वो धर्म और दरियादिली दोनों के जरिए अपनी पहचान बना रहा था। चलिए अब बात करते हैं ऐबक की उस विरासत की जिसे आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मतलब उसकी बनवाई हुई जबरदस्त इमारतें। कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर की नींव उसी ने रखी। हाँ, तो ऐबक की विरासत आज भी इन पत्थरों में जिंदा है। उसने जिस आर्किटेक्चर की शुरुआत की, वो आज भी हमें हैरान कर देता है। देखिए, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो भारत की शुरुआती मस्जिदों में से एक मानी जाती है। फिर अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, और हाँ, दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार, उसकी भी पहली ईंट ऐबक ने ही रखी थी। कुतुब मीनार की अपनी ही एक अलग कहानी है। ये कहानी असल में 2 पीढ़ियों की है। ऐबक ने 1199 में इसकी नींव तो रख दी, पहली मंजिल भी बनवा दी, लेकिन जिंदगी ने उसे इसे पूरा करते देखने का मौका नहीं दिया। तो उसके इस अधूरे सपने को पूरा किया उसके दामाद और वारिस इल्तुमिश ने। उसने ऊपर की 3 और मंजिलें बनवाईं। तो एक तरह से ये मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इस बात का सिंबल है कि कैसे सल्तनत की विरासत एक राजा से दूसरे राजा तक पहुंची। हर कहानी का एक अंत तो होता ही है। तो चलिए अब ऐबक की जिंदगी के आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो अपने पीछे कैसी उलझी हुई विरासत छोड़कर गया। बड़ी अजीब बात है, जिस सुल्तान ने इतनी जंगें लड़ी, उसकी मौत किसी लड़ाई के मैदान में नहीं हुई। साल था 1210। लाहौर में वो चौगान खेल रहा था, जिसे आज हम पोलो कहते हैं, और बस घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। मतलब एक इतने बड़े सुल्तान के लिए ये कितना अनएक्सपेक्टेड अंत था। और ऐबक की इस अचानक मौत ने सल्तनत को एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर तो बैठ गया, पर सच तो ये है कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाया। सल्तनत में अफरा तफरी मच गई। फिर
जल्द ही ऐबक के ही काबिल दामाद इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटाकर सत्ता अपने कब्जे में ले ली, तो एक छोटे से पावर स्ट्रगल के बाद सल्तनत में जाकर थोड़ी स्थिरता आई। लेकिन ऐबक की विरासत में सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं है, उस पर एक बहुत गहरा दाग भी है। उसी के दौर में उसके एक जनरल बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सोचिए, ज्ञान का वो खजाना जिसे सदियों से संभाल कर रखा गया था, वो आग में जलकर राख हो गया। ये इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना है और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ऐबक के शासन पर भी आती ही है। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम कैसे याद रखें? एक महान बिल्डर के तौर पर जिसने दिल्ली को कुतुब मीनार जैसी निशानियां दी, या फिर उस सुल्तान के तौर पर जिसके एक जनरल ने ज्ञान के मंदिर नालंदा को ही मिटा दिया? शायद उसकी असली विरासत इन्हीं दोनों चीजों का एक पेचीदा, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। एक ऐसा सवाल जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।